मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स या इलास्टिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जेई मेंस हुआ, जेई एडवांस हुआ, चाहे नीट हुआ या बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, हर व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बड़ी ध्यान से पढ़िएगा इसको। छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर में ख़त्म करने के, पर क्वेश्चन इससे आता ही आता है और बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गारंटेड 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर एक क्वेश्चन का, और 2 क्वेश्चन आए तो 8 नंबर मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से पढ़े इस चैप्टर को। बहुत अच्छे से डीप में आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पूरा A to Z कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या इलास्टिसिटी, और मेरा नाम है निशांत कुमार। आप मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी करते हैं वो है इलास्टिसिटी। शॉर्ट में इस चैप्टर को इलास्टिसिटी के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू कोई भी आप वायर लोगे, स्टील का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, वायर को जो आप स्ट्रेच करोगे ना, तो उसके शेप में जो भी चेंज होगा, साइज में जो भी चेंज होगा, वो उसको ओपोज करेगा। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ any material body to oppose any change in its size या shape is called elasticity. The tendency of any material body to oppose any change in its size or shape is called elasticity. कोई भी चेंज होगा तो उसको ओपोज करेगा। और इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। The tendency of any material body to regain its initial या ओरिजिनल साइज या शेप। The tendency of any material body to regain its initial या ओरिजिनल साइज या शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। अभी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक वायर है, सिलिंड्रिकल शेप में है वायर। इस वायर को हम फोर्स लगा करके, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। जब इस वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो ये वायर डिफॉर्म हो जाएगा, इसके साइज में, शेप में चेंजिंग हो जाएगी, ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रेच हो जाएगा तो इस बॉडी को बोलेंगे डिफॉर्म्ड बॉडी। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से बॉडी का साइज या शेप चेंज हो जा रहा है। जब इसके ऊपर फोर्स लगा करके हम इसको खींचेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है क्या करना? ओपोज करना इस चेंज को। ये फोर्स लगा करके जब खींचेंगे तो ये स्ट्रेच होगा, तो ये मटेरियल इसको ओपोज करेगा। कैसे ओपोज करेगा?
इसके ऊपर एक फोर्स, इंटरनल फोर्स लगेगा जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मटेरियल बॉडी होगा, वो ओपोज करेगा, ठीक है, एनी चेंज को ओपोज करेगा। तो ये है आपका इलास्टिसिटी का बेसिक डेफिनेशन। इसको ज़रा कॉपी करें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टील वर्सेस रबर का, विच इज मोर इलास्टिक। तो जनरली कुछ लोग आंसर दे सकते हैं रबर, कुछ लोग आंसर दे सकते हैं स्टील। जो बेसिक फंडा है इसके पीछे का, वो आइए समझते हैं क्या है। बेसिक फंडा ये है कि जब स्टील को हम स्ट्रेच करेंगे तो ये स्टील अपनी इनिशियल साइज को या शेप को बहुत जल्दी से एक्वायर कर लेगा, जबकि रबर स्टील के कंपैरिजन में उतना जल्दी नहीं करेगा। ये स्टील जो है वो अपने अंदर होने वाली चेंज को ज़्यादा ओपोज करेगा, जबकि रबर के पास कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। तो कॉम्परेटिवली रबर स्टील से कम इलास्टिक होगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यार दिल्ली में बहुत शादियाँ होती है यार, बिना लगन के ही शादियाँ चलती रहती है यहाँ पे। तो पटाखे बज रहे हैं यार, कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, नंबर वन रीज़न इज स्टील कैन ओपोज मोर देन रबर, ठीक है। सेकेंड नंबर, स्टील कैन रीगेन इट्स इनिशियल साइज या शेप फास्टर देन रबर। स्टील कैन रीगेन इट्स इनिशियल साइज और शेप फास्टर देन रबर। ये कारण है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स लगाकर इसको स्ट्रेच करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? एक FSP क्रिएट होगा, जो माइनस ऑफ KX होता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पढ़े हो ना, वर्क एनर्जी एंड पावर में बहुत सारा पढ़ाए हुए हैं, तो जा करके देख लो अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। वहाँ पे स्प्रिंग के बारे में बहुत डीप में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी है। तो जब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा करके हम इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा FSP, जो कि माइनस KX होगा। तो ये F एक्सटर्नल जो है, इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर से बता दे रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके वजह से बॉडी डिफॉर्म हो रहा है। और इस FSP को क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? ये रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल साइज पर वापस ले आ देता है। यही काम होता है इस FSP का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करोगे तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, FR बोलो या FSP बोलो, ये F एक्सटर्नल के बराबर होता है। थोड़ा सा धैर्य रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा 15 मिनट तक इंतजार करो, फिर सारा का सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मिटा रहे हैं। एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार लोग पूछ देते हैं रीज़न फॉर इलास्टिसिटी। रीज़न फॉर इलास्टिसिटी तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहले तो छोटा सा एक
दो वर्ड में बोल सकते हो, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स पहला ये है, दो वर्ड में बता दोगे किसी को कि व्हाट इज द रीजन फॉर इलास्टिसिटी, तो रीस्टोरिंग फोर्स ये है रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आर, जो ऑब्जेक्ट को वापस उसके इनिशियल शेप पर या साइज पर वापस ले आ रहा है, इनिशियल पोजीशन पे वापस ले आ रहा है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरा वाई इलास्टिसिटी या रीजन फॉर इलास्टिसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में उसको दिया हुआ है, तो आइए वो देख लेते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्या मेरा कैमरा ठीक से काम कर रहा है? यस। तो एनसीईआरटी में रीजन फॉर इलास्टिसिटी में दिया हुआ है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ये एटम्स हैं, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई, ये है एटम्स, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर मान लो, ऐसे इमेजिन कर लो, इन कोई भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे बाउंडेड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो उसको एनसीईआरटी में स्प्रिंग के थ्रू दिखाया गया है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे यूं 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 करके ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दो एटम्स के बीच में, टिचुक 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 टिचुक, दिल ने ये कहा है दिल से, औच, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो। ए भगवान तुम क्या कर रहे हो यार, मेरी धड़कनों को सुन लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कितना गंदा गाते हैं हम। आओ ओ, एक और बच गया। ये है कोई एटम है, ठीक है, मान लो ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे दिया हुआ। तो ये जो स्प्रिंग तुम्हें दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, और दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने आर नॉट मान लिया, ठीक है। ये आर नॉट क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, और ये स्प्रिंग क्या बता रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से दो एटम्स बंधे हुए हैं। अब होगा क्या कि जैसे मान लो तुम इस एंड को पकड़ रहे हो, इस एंड को पकड़ के यूं स्ट्रेच करोगे, तो जब स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है माइनस ऑफ के एक्स। वो क्या करता है, जब स्ट्रेच करते हो तो उसको अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसे स्ट्रेच करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे इसको स्ट्रेच करोगे तो ये स्प्रिंग जो होगा वो इलोंगेट होगा, तो जब इलोंगेट होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफएसपी, स्प्रिंग फोर्स। वैसे ही इस वाले स्प्रिंग को देखो, इसको पकड़ के खींचोगे, ये स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो ये जैसे ही तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचोगे तो एटम जो एक होगा वो खिंचाएगा, तो उससे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इस केस में स्प्रिंग फोर्स है। तो एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दे करके बताया हुआ है, एक ग्राफ दे दिया है। वो ग्राफ है कि वाई एक्सिस पे उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया है, और एक्स एक्सिस पे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर नॉट ले लिया है, ठीक है। और वो ग्राफ जो दिया है वो कुछ ऐसे करके ऐसे आया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। देखो वो ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिनिमम है, इधर, यहाँ पर। ऑरिजिन से इस डिस्टेंस को आर नॉट बोला गया है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है।
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये थोड़ा ड्राइंग तुम लोग अच्छे से बनाना, ठीक है, हमारा ड्राइंग बहुत खराब है। यहाँ पर मिनिमम है। इस केस में देखो, जब यहाँ पे आओगे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें मिनिमम मिलेगा यहाँ पे। अब देखो जैसे ही इसको स्ट्रेच करोगे तो आर नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो आर नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी मतलब मान लो कहीं यहाँ पे आ गई, तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो पहले यहाँ पे था वो अब बढ़ करके कहीं यहाँ चला आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये तुम्हें पता होगा, ये चीज़ पता होना चाहिए, नहीं हुआ तो जान लो। किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। इधर लिख दे रहे हैं, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने स्ट्रेच किया है तो आर नॉट की वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा है। तो आर नॉट की वैल्यू बढ़ने पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये बढ़ रहा है ना, यहाँ पे -10 मान लो, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। -7 इज ग्रेटर देन -10, बढ़ जाएगी। अब देखो कंप्रेशन की बात करते हैं। अब मान लो इसको हम पकड़ के कंप्रेस कर देते हैं तो आर नॉट की वैल्यू घट जाएगी। तो आर नॉट की वैल्यू घट के मान लो यहाँ चली गई, तो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख रहे हो, आर नॉट की वैल्यू चाहे तुम बढ़ाओ चाहे तुम घटाओ, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या करेगा, ओपोज करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इसको खींचोगे मॉलिक्यूल FSP लगाएगा, ऐसे लगेगा FSP और ऐसे लगेगा FSP, स्प्रिंग फोर्स। तो वो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ओपोज करेगा इलोंगेशन को। और जब इसको कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो आउटवर्ड क्या लगेगा, ऐसे डाउनवर्ड क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। वो क्या करेगा, कंप्रेशन को ओपोज करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। चाहे तुम इलोंगेट करो चाहे तुम कंप्रेस करो, आर नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, और सॉरी आर नॉट की वैल्यू चाहे तुम इंक्रीज करो चाहे तुम डिक्रीज करो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो रहा है, जो कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसी वजह से तुम किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे, रीस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होगा, इलास्टिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। चलो ओके, नोट कर लो, जो बताए हैं उसको वर्ड्स में लिख लो। इसको हम मिटा रहे हैं। चलो आ जाओ, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रेस। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस जनरली दिमाग में आता है, स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, वो स्ट्रेस नहीं है, यह फिजिक्स का स्ट्रेस है। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया that arises within material due to external applied force। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर जो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यूजुअली 3 तरह से होता है। पहला नंबर होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी 2 तरह से होता है।
नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर 2 कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक्चुअली एक बात आपको बताते रहे कि अभी तक हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे वो मैकेनिक्स का पार्ट होता था, ठीक है। तो मैकेनिक्स पढ़ने का हमें आदत है, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, बट आप थोड़ा सा टाइम दें, फिर ये भी मैकेनिक्स की तरह ही पूरे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, स्ट्रेस को क्या डिफाइन किया हमने? इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया डेट अराइजेज विद इन मटेरियल ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे चाहो तो तुम इसका फॉर्मूला यहाँ भी लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स एफ आर अपॉन ए, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो होता है। अब आप कह सकते हो कि सर एक्सटर्नल फोर्स क्यों नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लियो? तो देखो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस में देखो, ये है कोई मान लो वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसके ऊपर तुमने ऐसे फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल और इसको स्ट्रेच किया, तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन पर ओपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। मैंने बताया था ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को डिस्टर्ब कर देगा और ये रीगेन कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही टेंसाइल मतलब जानती हो, नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेच कर देगा इसको। तो यहाँ पे एक आपने एफ एक्सटर्नल लगा दिया, तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन पर क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा एफ आर, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये ध्यान रखना। और ये जो एरिया आप लिए हो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, और कोई एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन लिए हुए, क्रॉस सेक्शन लिए हुए, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं, अगेन हम एक रॉड बना ले रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कंप्रेस करेंगे, तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन पर ओपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे एफ एक्सटर्नल, तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन पर ओपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यहाँ भी सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए ही होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छे से कॉपी करें इसको, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस। सेकंड नंबर में है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, इस सिलेंडर पे साइड से एक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये सिलेंडर को तुम नीचे से फिक्स्ड कर दो, चिपका हुआ है नीचे से, तो सिलेंडर नीचे से चिपका हुआ है, फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा? ये टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसका फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये या बन गया। ये क्या हो गया? मान लिया थीटा एंगल टिल्ट हो गया, तो जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ये फोर्स कौन सा है? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट की तरह लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है, देख लो सिलेंडर पे साइड से लगा हुआ है, ये टिल्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू अगेन क्या आएगा? एफ अपॉन ए आएगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर में, वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको,
इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट हम डिसॉल्व कर दे रहे हैं, ये लो कोई ऑब्जेक्ट हम डिसॉल्व किया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड सारे डायरेक्शन से प्रेशर लगाएगा या फोर्स लगाएगा, ठीक है। ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऊपर से भी लगेगा, नीचे से भी लगेगा, ठीक है। ऐसे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लग रहा है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, इस एरिया पे फोर्स लग रहा है, इस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहां प्रेशर आ गया, बट ये ध्यान रखना कि ये प्रेशर जो होगा वो ओनली वैलिड फॉर दिस केस, इस केस में ही होगा, इसके अलावा और किसी केस में नहीं होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये क्या है? प्रेशर है, ठीक है। इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ तुम लोगों को साथ में बता दे रहे हैं कि जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये स्ट्रेस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये नोट कर लें, ठीक है। और ये इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा वीडियो बनाना हमारा कोई शौक नहीं है। तो इस वीडियो में आप पूरा थियरी अच्छे से पढ़ ले, उसका नोट्स बना ले। अगला जो लेक्चर आएगा, कल जो लेक्चर हम अपलोड करेंगे, उस लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जेई के, नीट के, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। चलो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, पूरा आप ही के लिए है वीडियो। तो अब पढ़ते हैं स्ट्रेन, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। अब इसको भी ध्यान से हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस की तरह ही। इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है। देख सकते हो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन की जगह पे लेंथ ले लो, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ के लिए यूनिट क्या होगा? मीटर, इसके लिए मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, नो यूनिट। अगर यहाँ वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर क्यूब, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन कोई यूनिट नहीं होगा। इस वजह से इस केस में कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब जैसे आपने स्ट्रेस स्टडी किया है कि 3 तरह से होता है, वैसे ही स्ट्रेन भी 3 तरह से होता है। तो आइए डिफाइन करते हैं। नंबर 1 में होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वायर है, ये फिक्स्ड वायर है यहाँ से, ठीक है। इसको हमने पकड़ के स्ट्रेच कर दिया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इसका लेंथ एल है। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये वायर जो होगा या रबड़ जो होगा, जो भी होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होकर के इसका ये लेंथ एल है, मैंने मान लिया डेल्टा एल लेंथ, स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ पर अपसाइलन कितना होगा? चेंज इन डायमेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ है? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल, ठीक है। चलो इसको देख लो, नोट कर लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर में, शीयरिंग स्ट्रेन होता है। शीयरिंग स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस 3 तरह का था वैसे ही स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा, नाम भी वही होगा, बस स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेन चलाएगा।
मान लो मेरे पास ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे से फिक्स्ड है, हमने इस पे एक फोर्स लगाया ऐसे टेंजेंशियल फोर्स एफ एक्सटर्नल, तो उसके बाद क्या होगा, ये सिलेंडर जो है वो टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। मान लिया हमने कि थीटा एंगल से वो टिल्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका पूरा लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हमने L बोल दिया, ये लेंथ L है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होगा वो L ही तो होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये मैंने मान लिया डेल्टा x या x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ये जो सिलेंडर है वो x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। तो अपसाइलन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना शिफ्ट हुआ है, डेल्टा x अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना था L, ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। अब यहाँ पे देखो ये थीटा है, इस केस में tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन बेस कौन सा होगा L, ये हो गया L, ठीक है, डेल्टा x अपॉन L हो गया। अब ज़रा गौर से देखो कि अगर डेल्टा x वेरी स्मॉल होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा। तो अपसाइलन इज इक्वल टू थीटा भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अपसाइलन इज इक्वल टू थीटा हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन एल, अरे चचा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब जैसे ही ये बहुत छोटा होगा tan थीटा सिर्फ थीटा हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल को थीटा भी लिख सकते हैं, तो अपसाइलन जो डेल्टा एक्स अपॉन एल था वो थीटा हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लिया ये वाटर है, इस वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मर्ज कर दो, ये है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, चारों डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ही तो होता है पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, जो भी बोलो आप। तो इसकी वॉल्यूम जो होगी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, ठीक है। पहले वॉल्यूम V मान लो, बाद में डिक्रीज होकर के डेल्टा V हो गया, तो यहाँ पे अपसाइलन इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V होगा। अब देखो डेल्टा V मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से थोड़ा कम हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो अपने तरफ से एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। ये होता है स्ट्रेन। अब हमें पढ़ना है हुक्स लॉ, इसको ज़रा कॉपी करें, हम मिटा रहे हैं, छोटा सा बोर्ड है, बार बार मिटाना पड़ता है। हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो इसका कोई खास प्रूफ नहीं है, बस हम आपको एक रीज़न बता देना है, वो जान लो कि ये कैसे हो रहा है। ये रीज़न ये है कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा, अगर चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ठीक है।
जितने ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा लेंथ में चेंजिंग होगा, और जितना ज़्यादा लेंथ में चेंजिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे। यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो स्ट्रेस मतलब सिग्मा दिस इज इक्वल टू, ये हटेगा तो यहाँ पे एक ई कांस्टेंट चला आएगा, और ये क्या है, स्ट्रेन मतलब अपसाइलन, ई टाइम्स अपसाइलन, या फिर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन हो जाएगा, वेयर दिस ई इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन। इसका यूनिट क्या होगा, इस ई का यूनिट क्या होगा भाई साहब, जो सिग्मा का यूनिट होगा वही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का तो वैसे भी कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कॉपी करें। अब आगे इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप्स देखते हैं हम कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ ई, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह से होता है। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको गामा से डिनोट करते हैं। ये गामा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। याद करने का तरीका क्या है, जब हम स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ रहे थे तो 3 टाइप्स आए थे। सबसे पहले कौन सा आया था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेन के टाइप्स पढ़ रहे थे तो अगेन 3 टाइप्स क्या आए थे। सबसे पहला कौन था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ भी यंग्स मॉड्यूलस आएगा तो उसका फॉर्मूला पहला वाला स्ट्रेस अपॉन पहला वाला स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो दिस गामा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, इसका फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर ये तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, या फिर दिस गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये हो सकता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं। चलो ठीक है, सेकंड नंबर बात करते हैं हम, उसका नाम होगा shear मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल G से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि दिस G इज इक्वल टू shear स्ट्रेस कितना होगा, ये तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, अपॉन shear स्ट्रेन कितना था, डेल्टा x अपॉन एल था। ठीक है, इसको यहां से लिख सकते हैं G इज इक्वल टू एफ, इसको लिख सकते हैं F अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर आपको लास्ट क्लास वाला याद होगा G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। लास्ट क्लास नहीं, लास्ट टॉपिक वाला याद होगा कि जब हम shear स्ट्रेन पढ़ाए थे
तो आपको बताए थे थीटा क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल होगा। तो एल अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, 1/θ होगा, जो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो शेयर मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, शेयर मॉड्यूलस हो जाएगा एफ अपॉन ए टाइम्स थीटा। नोट करें, लास्ट वाला पढ़ते हैं अब एक। थर्ड नंबर है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसको हम बी से डिनोट करते हैं या कुछ लोग इसको बीटा से भी डिनोट करते हैं। दिस बी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, B इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V। तो अगर हम चाहें तो ये हो जाएगा एफ वी अपॉन ए डेल्टा V, ये उछल के ऊपर चला जाएगा एफ वी अपॉन ए डेल्टा V। या फिर अगर हम चाहें तो B इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया को प्रेशर लिख देंगे। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है, ये माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन V होगा, तो यहाँ माइनस चला आएगा। तो F अपॉन ए को क्या लिख देंगे, प्रेशर। तो प्रेशर और ये एक माइनस V अपॉन डेल्टा V चलाएगा। ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, इसको नोट करें आप। बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, F अपॉन ए के जगह पे क्या चलाएगा, प्रेशर। ये V उछल के ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस ऑफ V अपॉन डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, अच्छे से नोट करें इसको। इस वीडियो में, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में हम किसी भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। उस वीडियो में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो भी वीडियो लंबा होगा, 1 घंटा या उससे ऊपर का हो सकता है, पर वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम एनीवेयर। आप खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। हम चाहते हैं कि आप 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, जितना भी टाइम आपके पास बचा है जेईई या नीट के एग्ज़ाम में, उसके बाद आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुँचें और अपने सपने को साकार करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मन लगा कर पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।